स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची का जो मॉडल सेट प्रश्न पत्र है जो कि सामाजिक विज्ञान का है। उसके संपूर्ण 40 प्रश्नों को मैं लेकर के इस वीडियो में आया हूँ। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र है सोशल स्टडीज़ का, सामाजिक विज्ञान का, उसके 40 बहुविकल्पी मॉडल सेट जो 2022-23 के हैं उसको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आइए फटाफट हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इसमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो जो राष्ट्रवाद में जो जनता जुड़ी होती है वो किसके द्वारा जुड़ी होती है, वो आप जानते हैं कि समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा होती है, समान होती है। यानी इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट का ऑप्शन डी है, वो सभी है। सेकंड क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। तो जो जर्मनी के एकीकरण में भूमिका निभाने वाले जो चांसलर थे बिस्मार्क, वो कहाँ के चांसलर थे, वो प्रसा के चांसलर थे। ठीक है, प्रसा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो ऑप्शन बी है बारदोली आंदोलन, उसका नेतृत्व किया था। तो ये जो बारदोली आंदोलन है उसका नेतृत्व किया था, यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब बारदोली आंदोलन के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि ये जून 1928 में गुजरात में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, जून 1928 में, यानी आप इससे दूसरा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये कब प्रारंभ हुआ। तो आप समझ लीजिए इसको कि ये जून 1928 में प्रारंभ हुआ था। कहाँ हुआ था, गुजरात में। इससे बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं, तो सभी को आप समझते चलिए। तीसरा जो इससे प्रश्न बन सकता है कि वो ये जो बारदोली आंदोलन था यह किससे संबंधित था। तो यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था। ठीक है, किस टाइप का आंदोलन था, किसान आंदोलन था ये, जो कि इसके जो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे उनके नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया। तो साइमन कमीशन आप जानते होंगे बड़ा महत्वपूर्ण कमीशन रहा है ये। इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में बात करना चाहूँगा क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले आप साइमन कमीशन के बारे में समझ लीजिए है क्या चीज़, उसके बाद हम लोग फिर प्रश्न के ऊपर आते हैं। तो देखिए, साइमन कमीशन जो है ये 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था। ठीक है, इसमें कुल कितने लोग थे, 7 ब्रिटिश सांसद थे जिनका ये समूह था। ठीक है, 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में हुआ था। यानी कब हुआ था इसका गठन, आप इसको याद रखिएगा, 8 नवंबर 1927। ठीक है, 8 नवंबर 1927 को इसका गठन हुआ था। इसका गठन हुआ था भारत में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए। ठीक है, किसके लिए हुआ था, भारत में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये जो साइमन कमीशन का नाम, ये साइमन कमीशन या साइमन आयोग क्यों पड़ा, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। साइमन कमीशन जो है इसके अध्यक्ष का नाम जो था वो था नाम सर जॉन साइमन। इनके जो अध्यक्ष थे, यानी जो 7 सदस्यों वाली कमेटी थी, इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। इन्हीं के नाम पर इस कमेटी का नाम पड़ा था साइमन कमीशन। ठीक है, तो ये कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। कब पहुंचा था, 3 फरवरी को। ठीक है, 3 फरवरी 1928 में ये भारत पहुंचा था। तो इससे 3-4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। सबसे पहला तो साइमन कमीशन कब बना था, तो ये बना था 8 नवंबर 1927 को, आप याद रखेंगे। ये साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 3 फरवरी 1928 को ये भारत पहुंचा। साइमन कमीशन भारत में आया तो इसका बहुत ही विरोध हुआ था। साइमन गो बैक के बहुत सारे जगहों पर नारे भी लगे थे। ठीक है, तो ये साइमन कमीशन के बारे में हम लोग समझ लीजिए। अब आगे चलते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो आप जानते हैं इसका प्रश्न, अगर नहीं जानते हो तो जान लीजिए, ये रेशम मार्ग स्थल था। ठीक है, रेशम मार्ग स्थल था जिससे भारत और एशिया और यूरोप का जो व्यापार वो होता था। क्वेश्चन नंबर 6 है, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। तो सबसे पहले किसने किया था, ये किए थे हेनरी फोर्ड, यानी ऑप्शन डी जो है वो ऑप्शन डी करेक्ट है,
हेनरी फोर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडल है? किसका महिमा मंडन है? तो ये जो डॉन ऑफ सेंचुरी है, ये जो चित्र है, इसमें जो है औद्योगिकरण, ठीक है, किसका? औद्योगिकरण। जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, सॉरी ऑप्शन सी, औद्योगिकरण ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। 8वां प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? स्पिनिंग जेनिंग मशीन, तो स्पिनिंग जेनिंग मशीन का जो प्रयोग हुआ था वो कताई के लिए, कताई जानते हैं, जो सूत की कताई होती थी, उसके लिए इसका प्रयोग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था? तो हम जानते हैं कि भारत में जो पहला प्रिंटिंग प्रेस था वो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो पुर्तगाली, ऑप्शन बी, ठीक है। ये जो पुर्तगाली थे, वो पुर्तगाली जो हमारे देश में गोवा में इनका अधिकार था, तो गोवा में कुछ समय के लिए ये रहे, कुछ क्या बहुत समय के लिए ये रहे हैं गोवा में। तो गोवा में कुछ पादरियों ने एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसकी छपाई भारत में 1557 में हुई थी, उसी को माना जाता है। तो भारत में जो है पहली प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत जो है पुर्तगालियों को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, गैली क्या है? ठीक है, तो गैली क्या है? गैली एक धात्विक फ्रेम है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। गैली क्या है? गैली एक धात्विक फ्रेम है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का वितरण कहा जाता है। तो वो सत्ता का कौन सा वितरण कहलाएगा? वो सत्ता का क्षैतिज वितरण कहलाएगा, ठीक है, सत्ता का क्षैतिज वितरण वो कहलाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। 12वां प्रश्न देखिए, भारतीय संघ में इस समय है, भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं और कितने संघीय प्रदेश हैं? तो आप जानते हैं इस समय हमारे देश में कुल कितने राज्य? 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र हैं, ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही है, 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश। आप जानते होंगे कि भारत में कुल पहले 29 राज्य थे, लेकिन बाद में जो है क्या कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जा से हटा दिया गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो पहले हमारे देश में कुल कितने राज्य थे? कुल 29 थे, ठीक है, 29 थे, लेकिन एक हटा दिया गया जम्मू, तो अब कितने हो गए? वर्तमान में कितने हैं? 28 हैं। और संघ शासित प्रदेश पहले 7 थे, तो जम्मू हट करके 2 हो गया, लेह और लद्दाख तो कुल 9 हो गए, लेकिन इसके बाद भी क्या हुआ, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली को मिला करके 1 कर दिया गया। तो इस प्रकार वर्तमान में संघीय प्रदेशों की संख्या कुल कितनी हो गई है? ये कुल वर्तमान में 8 है। तो इस हिसाब से 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र हैं। 13वां प्रश्न देखिए, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? तो मैक्सिको ओलंपिक की जो कहानी है वो किससे संबंधित है? वो ऑप्शन ए जो है अश्वेत शक्ति आंदोलन से, ठीक है, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी अश्वेत शक्ति आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? अनुच्छेद 17 जो है उसके तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 15 है, बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है? तो बामसेफ जो है वो सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। क्या है? सरकारी कर्मचारियों का संगठन। और इसके बाद आप लोग ये भी जान लीजिए कि बामसेफ का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। बामसेफ क्या है? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉई फेडरेशन, ठीक है, बामसेफ का पूरा नाम क्या है? बी फॉर बैकवर्ड, ए फॉर एम फॉर माइनॉरिटी और सी फॉर कम्युनिटी, ई फॉर एम्प्लॉय और एफ फॉर फेडरेशन। तो इस प्रकार बामसेफ जो है एक सरकारी कर्मचारियों का एक संघ है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो भारत में जो राजनीतिक दल हैं उनको मान्यता कौन देगा? वो मान्यता देता है चुनाव आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। वर्तमान में भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वो है राजीव कुमार, ठीक है। इसके साथ एक और प्रश्न है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो आप इसको भी समझ के रखिए, इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष, ठीक है, इनका जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा? 6 वर्ष या 65 वर्ष,
दोनों में से जो पहले पूरा हो जाएगा वे सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य जो है वो चुनाव आयोग ही करता है। वर्तमान में जो राजीव कुमार हैं वो 15 मई 2022 से अभी पद पर बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोकतांत्रिक सरकार होती है। तो लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? लोकतांत्रिक सरकार जो होती है उत्तरदायी सरकार होती है, जनता के प्रति जवाबदेह होती है, जिम्मेदार सरकार होती है यानी जिम्मेदारी से कार्य करती है, और ये वैध सरकार होती है यानी जनता के द्वारा चुनी हुई होती है। तो यानी इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? तो कौन सा श्रेष्ठतम है? तो जानते हैं ऑप्शन ए जो है सूचना का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन ए जो है सूचना का अधिकार वो श्रेष्ठतम है। ये 2005 में एक अधिनियम लागू किया गया जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में जो है आरटीई कहते हैं। क्या कहते हैं? आरटीई का पूरा नाम होता है राइट टू आरटीई तो हो गया राइट टू एजुकेशन, यहाँ होता है आरटीआई। ठीक है, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, सूचना का अधिकार ये 2005 में एक अधिनियम बनाया गया। उसी के तहत जो है देश के प्रत्येक नागरिकों को ये अधिकार दिया गया कि वो किसी भी सरकारी संस्थान से कोई सूचना प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं? तो लोकसभा विधानसभा में सीटें आरक्षित नहीं हैं। सीटें कहाँ पर आरक्षित हैं? वो सीटें आरक्षित हैं पंचायती राज में। ठीक है, कहाँ पे? पंचायती राज यानी जो ग्राम पंचायत स्तर के चुनाव होते हैं, मुखिया का, बीडीसी का या फिर जिला परिषद का, उसमें जो है महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में सीटें आरक्षित नहीं हैं। इससे संबंधित एक विधेयक लोकसभा में लाया गया है, शायद वो मेरे हिसाब से स्टैंडिंग कमेटी में अभी भी वो विचाराधीन है। जैसे ही वो पारित हो जाएगा फिर विधानसभा और लोकसभा में भी महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो इसका नेतृत्व जो किया था वो थी मेधा पाटेकर। ठीक है, कौन की थी? मेधा पाटेकर। क्वेश्चन नंबर 21 है, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो समाप्यता के आधार पर जो संसाधन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। अब 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक जो होता है वो होता है नवीनीकरण योग्य संसाधन, और दूसरा जो होता है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। नवीकरणीय योग्य संसाधन वे होते हैं जैसे जल, वायु, सौर ऊर्जा, भूमि, वनस्पति, मानव इत्यादि, यानी जिनका हम नवीनीकरण कर सकते हैं, जिनको हम पुनः प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अनवीकरणीय योग्य संसाधन जैसे खनिज है, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, ये ऐसे संसाधन हैं जो एक दिन समाप्त हो जाएंगे। फिर हमारे पास जो संसाधन है वो समाप्त हो जाएंगे, फिर हम उनका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कौन सा प्रश्न है कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो काली मृदा जो होती है वो राजस्थान में नहीं पाई जाती, यानी ऑप्शन डी जो है वो सही है। काली मृदा यानी काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी मुख्यतः जो है प्रायद्वीपीय पठार में, खासकर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश मुख्य रूप से, इसके अलावा छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कुछ क्षेत्रों में इस मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, तो राजस्थान जानते हैं थार का मरुस्थल है, तो रेतीली मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन हैं? जैव विविधता को कम करने वाले कारक, तो पहला है वन्य जीव के आवास का विनाश, तो ये भी सही है, ये भी कारक है। वन्य जीव को मारना या शिकार करना, ये भी सही है। पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल, यानी जंगल में जो लगने वाली आग होती है वे भी है। तो यानी इसका ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, सभी, उपरोक्त सभी। 24 क्वेश्चन देखिए, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को कौन सा लाभ है? बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन कौन सा लाभ है इसको हम लोग देखते हैं। पहला लाभ क्या है? बाढ़ पर नियंत्रण बिल्कुल होता है। जो बांध होते हैं
नदियों पर बना दिए जाते हैं जिससे बाढ़ पर नियंत्रण होती है। सिंचाई की सुविधा, जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं उनका एक उद्देश्य सिंचाई करना भी होता है। बांध बना करके नदियों को रोक करके उनसे नहरें निकाल करके सिंचाई की जाती हैं। जल विद्युत उत्पादन, बहुत से बांध बना करके उन पर जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, ये भी होता है। तो बहुउद्देशीय परियोजना आप नाम से ही जानिए कि इसमें दो शब्द हैं, बहु प्लस उद्देश्य, ठीक है। बहु मतलब अधिक या अनेक, उद्देश्य मतलब आप जानते ही हैं। तो एक से अधिक जिनके उद्देश्य हों, बहुत उद्देश्य हैं, उसे हम बहुउद्देशीय परियोजना करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, 24 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? तो ये जो हैं ये रोपण फसलों के अंतर्गत आती हैं। किस टाइप की फसल? रोपण फसलें। रोपण फसलें किसे कहते हैं? वैसी फसलें जिसे बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए रोपा जाता है उसे रोपण कृषि कहते हैं। जैसे रबड़ की खेती, कहवा, चाय, गन्ना, कपास, जूट, मसाले, फलों, ये सब जो होते हैं ये सब नकदी या रोकड़ की फसलों के अंतर्गत आते हैं, रोपण फसलें, ठीक है। अगला देखिए 26वां प्रश्न है, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो धान की कृषि आप जानते होंगे, हमारा जो क्षेत्र है लगभग यहाँ हर राज्यों में धान की खेती हर जिलों में धान की खेती होती है झारखंड के। तो ये जो है ये खरीफ की खेती के अंतर्गत आती है। खरीफ आप जानते हैं, खरीफ की फसल की बुआई कब से कब होती है? वर्षा ऋतु के अनुसार 3 प्रकार की फसल ऋतु है। और खरीफ ऋतु जो है खरीफ की जो फसल है वर्षा ऋतु में बोया जाता है। खरीफ के अंतर्गत जैसे आते हैं चावल की खेती, ठीक है, धान की खेती, कभी कभी उसमें मक्का भी आता है और रहर भी होता है, उड़द भी होता है, ज्वार बाजरा होता है, तो ये सब उसमें आ जाते हैं, ठीक है। ये खरीफ की फसल है। तो धान जो है खरीफ की खेती के अंतर्गत आता है। इसकी बुआई, धान की बुआई आप जानते हैं कब होती है? ये जुलाई में होती है, जुलाई अगस्त में, और इसकी कटाई जो होती है नवंबर दिसंबर में हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नांकित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? तो झारखंड राज्य में आप जानते हैं झारखंड का एक जिला जो है वो कौन है? बोकारो। बोकारो नाम जानते होंगे, ये झारखंड राज्य का है। इसके अलावा ये जो चारों नाम है, जो 3 नाम है, जैसे ये तलचर है, तो तलचर कहाँ का है? तलचर उड़ीसा में है। सिंगरेनी कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश में है। और रानीगंज कहाँ है? पश्चिम बंगाल, आप जानते हैं आपका पड़ोसी राज्य है। तो ये 4 जो है कोयले की खान है, जिसमें बोकारो जो है वो अपने झारखंड राज्य का है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नांकित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? ठीक है, तो आधारभूत उद्योग आप जानते हैं किसे कहते हैं? आधारभूत उद्योग उसे कहते हैं जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उत्पादन करता हो, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग। ठीक है, तो लोहा और इस्पात उद्योग जो है वो आधारभूत उद्योग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है 29वां, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल प्रदूषण होता है? ठीक है, कितना गुना होता है? तो वो 8 गुना होता है। ऑप्शन सी जो है वो सही है, 8 गुना, यानी 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना जल, यानी 8 लीटर जल जो है वो प्रदूषित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला जो है, सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, तो ये तो सही है। ठीक है, ये सही है। दूसरा है, उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है, ये भी करेक्ट है। हम इसको पहाड़ी क्षेत्रों में भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको हम पहाड़ी क्षेत्रों में भी ले जा सकते हैं। तीसरा है, सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है, ये भी करेक्ट है, ये भी अन्य परिवहन के साधनों को जोड़ता है। चौथा है, रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है। तो सड़क परिवहन के बारे में ये जो सेंटेंस है ये गलत है, तो इसका जो ऑप्शन डी है, यानी 30 का ऑप्शन डी ये जो है वो करेक्ट है। ठीक है, 30 का ऑप्शन डी जो है वो सही है। अगला देखिए 31 है, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो वो है स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी आधार पर किया जाता है, यानी उस देश में स्वास्थ्य का स्तर कैसा है, शिक्षा की गुणवत्ता क्या है और प्रति व्यक्ति आय कितनी है। जिस देश की शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है,
जिस देश की शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है उसका मानव विकास जो रिपोर्ट होता है, उसका जो सूचकांक होता है, उसमें वो निम्न स्तर पर होता है। यानी ये जो तीन ऑप्शन है, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, अगर ये निम्न है तो उस देश की विकास का स्तर जो है वो निम्न होगा, और ये यदि उच्च है तो इनका स्तर जो है वो उच्च होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? तो भावी पीढ़ी के कल्याण को कौन परिभाषित करता है? तो वह है धारणीय विकास। ठीक है, ऐसा विकास जो धारणीय हो, सबको धारणीय हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। ठीक है, किसका कार्य? नर्स का कार्य। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? ठीक है, सलमा जो है एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है, तो ये संगठित क्षेत्र में कार्य करती है। यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट है, संगठित क्षेत्र। ठीक है, 33 का ऑप्शन डी वो है संगठित क्षेत्र। अगर नर्स है तो वो संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधि शामिल है? सेवा क्षेत्र में कौन सी गतिविधि शामिल है? तो पहला है कृषि, डेयरी, मछली पालन और वानिकी, ये जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चीनी, गुड़, ईंट बनाना, ये भी नहीं है। परिवहन जो है, परिवहन, संचार और बैंकिंग, ये जो है ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। परिवहन, संचार और बैंकिंग, यानी सेवा क्षेत्र उस उद्योग को कहते हैं जो दूसरे उद्योगों को सेवा प्रदान करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? इसके ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। प्रश्न क्या था, निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? तो वस्तु विनिमय आप जानते हैं, ऐसा विनिमय जो वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता है। जैसे चावल के बदले गेहूं लिया जाए, या कपड़े के बदले धान के बदले कपड़ा ले लिया जाए, या फल के बदले कोई और दूध ले ली जाए। तो इस प्रकार वस्तु के बदले वस्तु, यानी लेन देन का कोई भी वस्तु माध्यम न हो जिसके बदले वस्तुओं के बदले वस्तुओं को ही लिया दिया जाए। आज के वर्तमान में क्या है, मुद्रा का लेन देन होता है। हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके बदले में मुद्रा देते हैं, कोई वस्तु बेचते हैं तो उसके बदले में मुद्रा लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, वस्तु विनिमय में कोई भी लेन देन का एक माध्यम मुद्रा नहीं होगी, बल्कि वस्तुओं के बदले ही वस्तुओं का लेन देन होगा। तो यहाँ पे जो है कौन सा होगा, एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? वस्तु विनिमय के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्या आएगा? एक गाय के बदले 5 बकरी की सौदा, ये वस्तु विनिमय के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, व्यापारिक बैंक के क्या कार्य हैं? तो व्यापारिक बैंक का जो कार्य होता है वो है शाख निर्माण करना। शाख निर्माण का मतलब होता है उधार देना। दूसरा है ऋण देना, ये भी है उधार देना। तीसरा है जमा स्वीकार करना। तो ये सभी कार्य जो है वो व्यापारिक बैंक करते हैं। ठीक है, तो इनमें से सभी ऑप्शन जो है वो सही है। शाख निर्माण यानी जो हम उधार देते हैं, उस उधार के माध्यम से हम उसकी कई गुना और वृद्धि कर दें शाख में। ठीक है, तो उसे हम शाख निर्माण के अंतर्गत रखते हैं। अगला प्रश्न है 37, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का खालिस्तान देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं उनका एक से अधिक देशों पर, एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों में जैसे है आपका कोका कोला, जो हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, कोलगेट, मंजन है, पतंजलि भी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी हो गई है। और जैसे गाड़ियों की बात करें तो फोर्ड है, मारुति सुजुकी है, ये सब जो कंपनियां हैं ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? तो फोर्ड मोटर जो है वो अमेरिका की कंपनी है। वो बड़ा ही मशहूर एक कंपनी है जो गाड़ियों का निर्माण करती हैं। ठीक है, फोर्ड कंपनी की गाड़ियाँ महंगी भी आती हैं, जो भारत में भी फोर्ड कंपनी की गाड़ियाँ चलती हैं। 39 प्रश्न है, हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? तो हॉलमार्क जानते हैं, अभी विज्ञापनों में भी ये बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। हॉलमार्क जो है आभूषण के लिए है, आभूषणों में इसका प्रयोग किया जाता है। हॉलमार्क जो है सोने की गुणवत्ता को दर्शाता है। ठीक है, तो सरकार क्या कहती है कि आप हॉलमार्क वाले ही आभूषण को खरीदिए, जिससे उनका टैक्स भी मिलता है और जो ग्राहक होते हैं उनको अच्छी क्वालिटी के सोने या आभूषण प्राप्त होते हैं। अब हम लोग आगे हैं अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न देखने से पहले आप यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो अपडेट पाते रहिए। आइए हम लोग अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ठीक है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है ये आप जानते हैं, 24 दिसंबर को। आसान प्रश्न है, कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। ये 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, इससे संबंधित एक और प्रश्न आ सकता है। राष्ट्रीय की जगह अगर कर दे कि अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तब अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च। ठीक है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर है। अगर अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करता तब 15 मार्च ये हो जाता। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कुल 40 बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा। अगले वीडियो में हम लोग मॉडल सेट को और देखेंगे, दूसरे मॉडल सेट को। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।